A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of chapter 7, that is कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास पे। ओके, तो कंजर्वेशन शब्द का मतलब हमें समझना है यहाँ पर कि कंजर्वेशन क्या होता है। ओके, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रखने की कोशिशें, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, कंजर्वेशन में। ओके, तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रखा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं इंसानों की जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, वुड की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से होने लगी है। तो प्लांट्स और एनिमल्स, देखिए प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे, जंगल ख़त्म होने लगेंगे, तो एनिमल्स के रहने का एरिया तो जंगल ही है। एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट ही ख़त्म होने लगेंगे, जब उनका घर ही उजड़ने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, तो वो कहाँ रहेंगे। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे, ये समझेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे बचाया जा सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्ट रिलेशन इस चैप्टर की हेडलाइन से है, कंजर्वेशन से। ओके, कंजर्वेशन मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रखना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना। ओके, जंगलों को बहुत ही बड़ी तादाद में काटना, ठीक है, बहुत सारे जंगलों को काट देना एक साथ, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। इसका उल्टा होता है एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाना या जंगलों को बनाना कहलाता है एफॉरेस्टेशन। बट डिफॉरेस्टेशन जस्ट उल्टा है, जंगलों को काटा जाता है बहुत बड़े पैमाने पर। ओके, जिससे जंगलों से मिलने वाली लकड़ियाँ, जंगलों से मिलने वाले जो लैक वगैरह होते हैं, और भी दूसरे फ्रूट्स हैं और दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो जंगलों से मिलते हैं, तो उनके लिए पेड़ों को काटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन करने का मतलब जंगलों को काटने का, पेड़ों को काटने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। उनमें से पहला रीज़न है खेती के लिए ज़मीन तैयार करना। तो जैसे जो गांव के लोग हैं जो जंगलों के आसपास में रहते हैं, वो जंगलों की कटाई करते हैं ताकि उन अपने खेत को बढ़ा सकें, अपने खेत का एरिया जो है वो एक्सटेंड कर सकें। ओके, तो जंगलों को क्यों काटा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो इंसान है वो खेती करने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काट देता है और जो मिट्टी है उसमें अपनी फसल लगा देता है। तो जैसे ही वो बड़े बड़े पेड़ों को काटता है तो बहुत सारे जंगली जानवरों का, पशु पक्षियों का घर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, अब अगला है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़। घर वगैरह बनाने के लिए या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए जंगलों की कटाई की जाती। ओके, तीसरा रीज़न है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए या वुड का इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूल के लिए। ओके, फ्यूल मतलब क्या होता है, जलाने के लिए। ओके, लकड़ी को जलाया जाता है जिससे आग लगा करके एनर्जी पैदा की जाती है। ओके, तो लकड़ी को जलाने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी से जंगलों की कटाई की जाती है। तो ये तीन तो मेन रीज़न है। ओके, फिर कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। जैसे नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो पेड़ बहुत सारे उखड़ करके बह गए। ओके, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक सबूत है या एक रीज़न है, बहुत सारा तूफान आना। ओके, जंगलों में आग लग गई, जैसे अभी अमेज़न के फॉरेस्ट में आग लगी थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लगी थी, तो बहुत सारे लाखों जानवर मर गए थे, करोड़ों पेड़ जो हैं वो जल गए थे। ओके, तो ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं वो डिफॉरेस्टेशन के हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं। कंसिक्वेंसेस मतलब क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या हानि होती है एनवायरनमेंट को। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। तो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं और अपना फूड तैयार करते हैं, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए इस्तेमाल के लिए हो जाती है। ओके, बट
जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी और पेड़ों की कटाई होने लगेगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ज़्यादा बढ़ गई है उसको यूज़ करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए प्लांट्स रहेंगे ही नहीं। ठीक है, जब प्लांट्स की कटाई कर दी जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी पैदा करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हीट होती है जो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है, उस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उस हीट को रोक लेती है, एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती। तो उस हीट को जब कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेती है, ओके, तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि अर्थ पूरा का पूरा गर्म होने लगता है। ठीक है, और जो पोल्स में बर्फ़ मौजूद है या जहाँ जहाँ पर भी बर्फ़ के पहाड़ मौजूद हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। वो पिघल करके ओशियन में पानी का लेवल बढ़ाने लगते हैं। ओशियन में पानी का लेवल बढ़ता है, तो ओशियन में पानी के लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो ओशन के किनारे का एरिया है, जो समुद्र के किनारे के जो एरिया है, जो शहर हैं, वो धीरे धीरे डूबने लगते हैं, वहाँ बाढ़ आने लगती है। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन सिर्फ पेड़ों की कटाई से कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को लॉस हो सकता है, एक से दूसरी चीज़ कैसे कनेक्ट होती है। ओके, और सबसे बड़ी बात, जिस जगह से पेड़ को काट दिया जाता है वहाँ की मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, तो वो मिट्टी ढीली है। क्यों? क्योंकि पहले पेड़ थे, तो पेड़ की रूट्स जो है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती थी। ओके, पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती थी, जिससे मिट्टी जो है वहाँ पर बनी रहती थी। जब पेड़ ही ख़त्म हो गए तो वहाँ पर जो पेड़ की रूट्स भी नहीं रहेंगी। ओके, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे करके, अगर पानी बरसेगा या बाढ़ आएगी तो धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी जो है वो वहाँ से ख़त्म होने लगेगी। ओके, मिट्टी वहाँ से ख़त्म होने लगेगी, और मिट्टी ख़त्म होगी तो वही रीज़न होता है क्या, किसका? डिफॉरेस्टेशन का। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि पेड़ों को उखाड़ने से मिट्टी की जो टाइटनेस है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो एनरिचमेंट है, मिट्टी जो उपजाऊपना है मिट्टी का, ओके, वो ख़त्म होने लगता है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वहाँ के पेड़ काट दिए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी भी लूज़ हो जाती है, तो वहाँ पर ड्राउट आने लगते हैं। ड्राउट मतलब सूखा पड़ने लगता है। ठीक है, फिर वहाँ पर फसल नहीं उगती। ओके, तो ड्राउट क्या होता है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्राउट्स। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। वाटर साइकिल क्या होती है, जो पानी हम अपने आसपास देखते हैं, तालाबों में, नदियों में, ओके, नहरों में, ओशंस में, तो वो वाटर सन की लाइट से, सूरज की गर्मी से वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। तो वो पानी इवेपोरेट होकर के बादल बनाता है, और बादल फिर बरसात करवाते हैं, ओके, वर्षा करवाते हैं। ओके, तो जब पानी होगा ही नहीं आसपास तो बादल बनेंगे नहीं आसानी से, बादल नहीं बनेंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। इसी सूखे को बोलते हैं ड्राउट्स। ओके, तो ड्राउट्स क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो अर्थ में सूखा पड़ने लगता है और पानी नहीं गिरता है, तो उसको बोलते हैं ड्राउट्स। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण ड्राउट्स भी आते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। ओके, सॉइल की जो प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की, जैसे प्लांटेशन और वेजिटेशन, वो भी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, प्लांटेशन मतलब जो मिट्टी में पेड़ आसानी से लग जाते थे, तो डिफॉरेस्टेशन के बाद जो मिट्टी बची उसमें पेड़ आसानी से नहीं लगते, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म हो गए। ओके, तो चलिए डिज़र्टिफिकेशन की बात करते हैं। डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड रॉकी लेयर्स। तो जो ऊपर की सॉफ्ट लेयर है मिट्टी की, जब वो हट जाती है किसी भी वजह से, चाहे तूफान की वजह से हटी हो, चाहे बाढ़ की वजह से हटी हो, तो जब टॉप लेयर सॉइल की हट जाती है तो नीचे की हार्ड और रॉकी लेयर ऊपर आने लगती है। तो ये जो हार्ड और रॉकी लेयर है,
इसमें ह्यूमस भी कम होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर पेड़ों को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है वो भी कम होता है, और फर्टिलिटी भी इस सॉइल की कम होती है। तो ये जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। ये जो फर्टाइल जो उपजाऊ मिट्टी है वो किस में कन्वर्ट होने लगती है? रेगिस्तान में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिजर्टिफिकेशन। ओके, डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट स्लोली। ओके, वो कहलाता है डिजर्टिफिकेशन। ओके, देखिए डिफॉरेस्टेशन से सॉइल को यानी मिट्टी को और भी घाटा होता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब पहले अगर आप एक बाल्टी पानी डाल देते थे गमले में, ओके, और वो प्लांट्स और वो जो सॉइल थी वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले रही थी, तो अब अगर आप एक बाल्टी पानी डाल रहे हैं तो वो सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो वो उसका मतलब क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो ख़त्म हो गई। तो डिफॉरेस्टेशन से जो खेत होते हैं, जो जंगल होते हैं, जिनको उजाड़ दिया जाता है, तो उनकी वहाँ पर जो मिट्टी मौजूद होती है, जो खेतों में जंगलों में जो मिट्टी मौजूद होती है, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, उस मिट्टी की पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, पानी को सोखने की जो क्षमता होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ओके, और क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस्ड। इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर बनता है, ग्राउंड वाटर मतलब जो आपने देखा होगा हमारे घर पे बोरवेल वगैरह होती है, तो बोरवेल में ज़मीन के नीचे से पानी निकलता है, तो वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो वाटर तभी बनता है जब मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती है और उस एब्जॉर्ब्ड वाटर को वो नीचे रिलीज़ कर देती है ग्राउंड में। ओके, तो जब मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तरीके से, मिट्टी के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है पानी को एब्जॉर्ब करने की, तो ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा। ओके, ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए फिर इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और फ्लड्स भी आते हैं। ठीक है, द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें भी चेंज होती हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि जो पक्षी जंगलों में रहते हैं, जो पंछी रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनका घर भी उजड़ जाता है। अगर जंगलों को उजाड़ दिया जाता है तो वो भी मर जाते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है, कैसे जंगली जानवरों के घरों को बचाया जाता है। ओके, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, द स्टूडेंट्स यानी पहेली और बूझू जो थे वो उनको चिंता हो गई कि जब उन्होंने ये सुना कि डिफॉरेस्टेशन कितना ख़तरनाक होता है, तो स्टूडेंट्स को चिंता हो गई। स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर से पूछा कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। तो प्रोफेसर ने बोला कि बायोस्फीयर, पहले आपको बायोस्फीयर समझना पड़ेगा। तो बायोस्फीयर क्या होता है? प्रोफेसर ने क्या बोला बच्चों को कि पहले आपको बायोस्फीयर समझना पड़ेगा। तो बायोस्फीयर क्या होता है? जितना भी लिविंग कंटेंट आपको अपने आसपास दिखता है, जो जीवन को सपोर्ट करता है। ओके, जो भी आपको आसपास लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं तो वो कहलाता है बायोस्फीयर। ओके, चाहे आपको प्लांट्स दिख रहे हों, चाहे एनिमल्स दिख रहे हों, चाहे इंसेक्ट्स दिख रहे हों, चाहे बैक्टीरिया वगैरह अगर आपके आसपास मौजूद हैं, तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। ओके, तो बायोस्फीयर ऐसा पार्ट है, ऐसा एरिया है अर्थ का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो एनिमल्स और प्लांट्स अर्थ में रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, जैसे प्लांट्स के ऊपर क्या रहते हैं, पेड़ों के ऊपर क्या रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। ओके, हम दूध के लिए गाय को पालते हैं, तो गाय और हमारा रिलेशनशिप है। ओके, तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशनशिप है, जो भी लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ये कहलाती बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो हमारी अर्थ में है, वो कहलाती है अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर प्रोफेसर अहमद ने बताया उनको कि हम चलिए एक बायोस्फीयर रिजर्व में चलते हैं। बच्चों को बोला कि हम बायोस्फीयर रिजर्व में चलकर देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बच्चों को प्रोफेसर अहमद लेकर के गए मध्य प्रदेश के
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे उनको नेशनल पार्क देखने मिले, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने मिली, ओके, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ देखने मिली, ओके। तो जैसे ही प्रोफेसर के साथ ये पहेली और बूझू और दूसरे क्लासमेट्स पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ओके। उन्होंने देखा बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी मिल रहे हैं जो हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये बताया और वो खुद भी ये चीज़ मानते हैं कि यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही यूनिक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही शानदार है यहाँ की, ओके। उसने माधव जी को बोला कि आप एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है माधव जी, तो प्रोफेसर ने माधव जी को बोला कि आप जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, बच्चों को आप बायोस्फीयर रिजर्व घुमाइए, ओके, लेकर जाइए। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे ही बच्चे घुसते हैं तो उनको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे पूछते हैं कि सर ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? तो प्रोफेसर ने ये बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को बचा कर रखा जाता है और यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी वगैरह हैं उनको भी बचा कर रखा जाता है, क्योंकि आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, और वो जंगलों से ही अपना खाना और पानी और जो दूसरी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो जंगलों से ही वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आदिवासियों को भगा दिया जाएगा वहाँ से तो वो जंगलों से अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं ला पाएंगे और वो धीरे धीरे शहरों की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आदिवासियों को भी वहाँ पर रहने की परमिशन होती है बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, जैसे पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, कई नेशनल पार्क हो सकते हैं, ओके। तो ये सब माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस बताया गया है। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर वर्ड से आया है फ्लोरा। तो फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब फ्लोरा होते हैं। फौना क्या होते हैं? जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फौना होते हैं। तो जितने भी फ्लोरा और फौना हैं उनको और उनके हैबिटेट को, मतलब उस जगह को भी बचा कर रखा जाए जहाँ पर ये प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। यानी ये जो फ्लोरा और फौना जहाँ पर पाए जाते हैं इनको बचा कर रखना है और इस जगह को भी बचा कर रखना है जहाँ पर ये मिलते हैं, ओके। तो फ्लोरा और फौना को बचा कर रखना और उनके एरिया को बचा कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी सरकार कर रही है। क्या क्या बना करके? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना करके, नेशनल पार्क बना करके, बायोस्फीयर रिजर्व बना करके ये फ्लोरा और फौना को बचा रही है, ठीक है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग और पोचिंग इस जगह पर पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, ओके। मतलब किसी भी तरह का प्लांटेशन करना, किसी भी तरह का कल्टीवेशन करना, ग्रेजिंग करना। ग्रेजिंग मतलब जो जानवरों को जंगलों में लेकर जाते हैं चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए, गांव के लोग जो जंगलों में अपने जानवरों को लेकर जाते हैं उनको चराने के लिए, तो वो भी प्रोहिबिटेड है, ओके। किसी भी तरह का कोई प्लांटेशन करना भी प्रोहिबिटेड है, किसी भी तरह की खेती करना भी प्रोहिबिटेड होता है इन एरियाज़ में, ठीक है। पेड़ों को काटना अलाउ नहीं होता है, हंटिंग अलाउ नहीं होती है, पोचिंग अलाउ नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वो नहीं परमिट करते हैं, ठीक है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसे एरिया जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखा जाता है, एनिमल्स को बचा कर रखा जाता है किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से, मतलब एनिमल्स को एकदम आज़ादी दे दी जाती है और उनको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है इंसानों द्वारा, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर एनिमल्स को बचा कर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ प्लांट्स की बात नहीं की गई है, यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात की गई है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला गया है, ओके। मतलब वाइल्ड लाइफ में मेनली एनिमल्स आते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखना कहलाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। अब अगला है हमारा नेशनल पार्क। एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
उन एरियाज़ को बचा कर रखना जो जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे एरिया बचा कर रखना, वाइल्ड लाइफ के ऐसे एरियाज़ को बचा कर रखना जो जहाँ से वो हैबिटेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज को फ्रीली यूज़ कर सकें। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, जो वहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं, ओके, तो उन प्लांट्स को कोई भी दिक्कत ना हो, उन एनिमल्स को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और वो जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं, वो आराम से उन पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से जो उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, वो सब खा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती जहाँ पर। ओके, एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स और इंसेक्ट्स वगैरह के लिए। ओके, तो ये होता है नेशनल पार्क। ठीक है, अब होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों आ सकते हैं। ओके, जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बोरी नेशनल पार्क, बोरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी दोनों आ जाती हैं। ओके, और सतपुरा नेशनल पार्क आ जाता है। तो एक नेशनल पार्क आ जाता है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व कितना बड़ा एरिया होता होगा। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। ऐसा बड़ा सा एरिया प्रोटेक्टेड लैंड का जहाँ पर कंजर्वेशन किया जाता है वाइल्ड लाइफ का, प्लांट्स का, एनिमल रिसोर्सेज का, और वहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनका। ओके, तो इन चीज़ों का जिस एरिया में कंजर्वेशन किया जाता है वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया होता है, ऐसा बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, वो एरिया कहलाता है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, तो यहाँ पर आपको पचमढ़ी सेंचुरी देखने मिल रही है लाइट ग्रीन कलर में। ओके, फिर आपको बोरी सेंचुरी मिल रही है डार्क ग्रीन कलर में। फिर बीच में जो वो है जगह है, वहाँ पर सतपुरा नेशनल पार्क लिखा है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, और इस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई और एक नेशनल पार्क आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो चलिए अब हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। माधव जी ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है उनको बचा कर रखने के लिए जो एरिया होता है वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होती है वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी हो सकते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? एक पर्टिकुलर एरिया की, जहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, उस एरिया का कल्चर मेंटेन करके रखता है, उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है। ओके, और दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं। जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है बोरी और पचमढ़ी। ओके, अब फ्लोरा और फौना के बारे में बात करते हैं। फ्लोरा मैंने आपको बताया है कि फ्लोरा फ्लावर वर्ड से आया, और फ्लावर हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। फ्लावर हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। ओके, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे बस, ओके, कोई जानवर नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब के सब क्या होते हैं? फ्लोरा। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे मैं बोलूं कि चोटिला के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं,
वो सब के सब चोटिला का क्या है, फ्लोरा है। चोटिला के क्या है, फ्लोरा। ओके, और अगर मैं फौना की बात करूं तो जितने भी एनिमल्स चोटिला में पाए जाएंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में, चोटिला, सपोज चोटिला एक एरिया है, तो चोटिला में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे वो सब के सब चोटिला के क्या कहलाएंगे, वो सब के सब चोटिला के कहलाएंगे फौना। ओके, तो सारे प्लांट्स कहलाते हैं फ्लोरा और सारे एनिमल्स कहलाते हैं फौना। ओके, तो कुल मिला के प्लांट्स और एनिमल्स को फ्लोरा और फौना बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, जैसे ए वाले में वाइल्ड डॉग है, बी वाले में चीतल है या बारहसिंगा, ठीक है, सी वाले में एक वुल्फ है या भेड़िया, डी वाले में लेपर्ड है, ठीक है, ई वाले में एक फर्न है, फर्न एक प्लांट होता है, एफ वाले में एक ट्री दिया हुआ है, जामुन का ट्री। ओके, तो ये अब हम आ जाते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ में। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? देखिए, ऐसी कुछ वैरायटियाँ होती हैं प्लांट और एनिमल की जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं। जैसे कैंगरू जो है, कंगारू जिसको आप बोलते हैं, तो कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा वो किसी भी जगह नहीं मिलता, किसी भी कॉन्टिनेंट में आपको कंगारू देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है। इट मीन्स जो कैंगरू है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एंडेमिक स्पीशीज़ है। तो एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसी वैरायटी होती है प्लांट या एनिमल की जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। ओके, जैसे मैं आपको बोलूं कि जो पोलर बियर है सिर्फ एंटार्क्टिका में मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता, तो पोलर बियर एंडेमिक हो गया एंटार्क्टिका के लिए, वो एक एंडेमिक स्पीशीज़ है एंटार्क्टिका के लिए। जिराफ सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं, तो जिराफ एंडेमिक स्पीशीज़ हो गए कहाँ के लिए, अफ्रीका के लिए, और कहीं नहीं मिलेंगे जिराफ, ठीक है। जैसे इंडिया में बंगाल टाइगर मिलता है, बंगाल टाइगर और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ इंडिया में मिलता है। गिर लायन इंडिया में मिलते हैं, तो गिर लायन सिर्फ गुजरात में मिलते हैं और इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो गिर लायन क्या हो गए, एंडेमिक स्पीशीज़ हो गए। ओके, तो एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी प्लांट और एनिमल्स की वैरायटियाँ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, वो कहलाती हैं एंडेमिक स्पीशीज़। तो एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो और कहीं नहीं पाए जाएंगे। जैसे एक सींग वाला गेंडा है, एक सींग वाला जो राइनोसोरस है गेंडा, वो सिर्फ असम में पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता है। ओके, तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ है। कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे वाइल्ड मैंगो हो गया, ठीक है, बाइसन हो गया, इंडियन जाइंट स्क्विरल हो गई, फ्लाइंग स्क्विरल हो गई, ठीक है, तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाइल्ड मैंगो आपको दिख रहा होगा, ये एक एंडेमिक स्पीशीज़ है। यहाँ पर जाइंट स्क्विरल यानी गिलहरी दिख रही होगी, ये एंडेमिक स्पीशीज़ है। ओके, तो स्पीशीज़ क्या होता है, देखिए स्पीशीज़ होती हैं ऐसी वैरायटियाँ, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम एक स्पीशीज़ हैं, तो ऐसी वैरायटियाँ जो आपस में रह सकें साथ में, ओके, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, मतलब बच्चे पैदा कर सकें। तो ऐसी स्पीशीज़ जो आपस में एक साथ रह सके, जो आपस में बच्चे पैदा कर सकें, वो कहलाती हैं क्या, स्पीशीज़। ओके, तो ऐसे जानवर जो साथ में रह सकें और बच्चे पैदा कर सकें, वो कहलाती हैं स्पीशीज़। ओके, तो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकें, ओके, बेबीज़ पैदा कर सकें, ठीक है। जैसे गाय बैल सब साथ में रहते हैं, ओके, और बकरी बकरा और इंसान आदमी औरत सब साथ में रहते हैं, तो एक टाइप के स्पीशीज़ एक ही तरह के लोगों के साथ में रहते हैं, ठीक है। एक टाइप के जो जानवर होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो एक ही टाइप के स्पीशीज़ के साथ रहते हैं। जैसे डॉग के साथ रहेगा, ठीक है, डॉग का बेबी डॉग के साथ ही पैदा होगा, ओके, और किसी के साथ वो बेबीज़ नहीं पैदा कर सकता। तो ऐसे स्पीशीज़ जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो कहलाते हैं स्पीशीज़। ओके, ऐसे जानवर या ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे एनिमल्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें वो कहलाते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट the members of the species can reproduce fertile offspring only when the members of their own species, only with the members of their own species, not with the member of other species। सिर्फ अपनी प्रजाति के लोगों के साथ, अपनी प्रजाति के जानवरों के साथ वो ब्रीड कर सकें, वो कहलाते हैं स्पीशीज़। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके, अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट
प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जगह होती है जो कि जंगली जानवरों को प्रोटेक्शन देती है। किससे प्रोटेक्शन देगी? इंसानों से। ओके, तो इंसानों से जंगली जानवरों को प्रोटेक्शन देती है और ऐसी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करती है जिससे वो मल्टीप्लाई कर सकें, वो ब्रीड कर सकें। ओके, ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कोई आदिवासी रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों को खेती करना वहाँ पर अलाउड रहता है, वहाँ के लोगों को शिकार करना भी अलाउड रहता है, वहाँ के लोगों को जो वहाँ पर प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको तोड़ना भी अलाउ होता है। किनको? सिर्फ आदिवासियों को, और किसी को नहीं। ओके, Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। हमारे इंडिया में इतने सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है जहाँ पर ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस, ये सारे जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडियन सेंचुरीज़ हैव यूनिक लैंडस्केप। इंडिया में जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनका लैंडस्केप काफ़ी यूनिक होता है। ओके, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, ओके, बुश लैंड होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं जो बहुत सारे जानवरों को रहने के लिए सपोर्ट करती हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल पार्क की बात करते हैं। जो पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वहाँ पर सतपुरा नेशनल पार्क था। जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर सतपुरा नेशनल पार्क था। तो नेशनल पार्क क्या होता है? बच्चों को ये जानने की ज़िद हुई या बच्चों के ये जानने की एक इच्छा हुई कि नेशनल पार्क क्या होता है। बच्चों ने ये जान लिया बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बच्चों ने ये जान लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, अब बच्चों को ये जानना है नेशनल पार्क क्या होता है। तो जो माधव जी हैं और जो प्रोफेसर हैं वो ये बताते हैं कि जो नेशनल पार्क होता है कि दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा एरिया होता है ये जहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं, मतलब पहाड़ भी आ जाते हैं, तालाब भी आ जाते हैं, नदियाँ भी आ जाती हैं। ओके, तो ये अलग अलग इकोसिस्टम आ जाते हैं। ओके, तो इन सारे इकोसिस्टम को जो बड़ा सा एरिया प्रिजर्व करके रखता है, दे प्रिजर्व यहाँ पर फ्लोरा यानी प्लांट्स को, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी बचा कर रखा जाता है। उस एरिया में मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वहाँ कोई मंदिर बना हो, चाहे कोई पहाड़ बना हो, चाहे कोई गुफा बनी हो, हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। वहाँ रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को तो प्रोटेक्ट करके रखा ही जाता है, उनको तो रखना ही है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये कहाँ पर होता है? नेशनल पार्क में। ओके, इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। ओके, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। कुछ रॉक शेल्टर्स भी हैं जहाँ पर इंसानों ने पहाड़ों में गुफा बना करके वहाँ पर शरण ली थी, और उन रॉक शेल्टर्स में, उन गुफाओं में कुछ ड्राइंग बनी हुई है। ओके, इंसानों ने वहाँ पर पहले जो 2-3 हज़ार साल पहले इंसानों ने वहाँ पर ड्राइंग वगैरह जो बनाई थी वो भी एज इट इज़ प्रोटेक्टेड है। वहाँ पर किसी इंसान को उस ड्राइंग को ख़राब करने का अलाउ नहीं। ओके, दीज एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स, दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये जो पेंटिंग्स है इससे हमें ये पता चलता है जो पुराने लोग थे वो क्या सोचते थे, उस समय पर क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, कौन कौन से जानवरों को प्रोटेक्टेड रखा जाता था। ओके, रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। इन शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग्स को खोजा जाता है, मतलब रॉक पेंटिंग्स रखी जाती। ओके, रॉक पेंटिंग्स रखी जाती इन द सेंस जो इंसानों ने चट्टानों में ड्राइंग बनाई है उन पेंटिंग्स को बचा कर रखा जाता है। और टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, होशंगाबाद एरिया लगता है उसके नीचे, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 55 रॉक शेल्टर्स से प्रोटेक्टेड हैं। कितने? 55। मतलब ऐसी 55 गुफाएं हैं जहाँ पर चट्टानों में जो पुराने इंसान थे 2-3 हज़ार साल पहले, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने वहाँ पर ड्राइंग वगैरह बनाई है। तो इतनी पुरानी ड्राइंग्स को भी वहाँ पर प्रोटेक्टेड रखा गया है। ठीक है, वहाँ पर किन किन चीज़ों के फिगर हैं? एनिमल्स और जो इंसान और जानवर हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ हैं बनी हुई हैं। ठीक है, इंसान जानवर को मार रहा है भाला लेकर के, जानवर उसको
दौड़ रहा है काटने के लिए, ठीक है, शिकार करते हुए है, डांस करते हुए है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बचाते हुए, तो उस समय ये पता चलता है उस समय कौन कौन से जानवर पाए जाते थे, और ये कि उस समय के लोग कैसे कैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे। उस ड्राइंग से हमें ये पता चलता है। उससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते थे। ओके, और बहुत सारे ट्राइबल पीपल अभी भी वहाँ पर हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद माधव जी ने बच्चों को प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स को बचा कर रखने के लिए, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन ख़त्म होती जा रही थी। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, वही ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया की आइडेंटिटी ही वीक हो जाएगी। ओके, तो टाइगर को बचा कर रखा गया था सतपुरा टाइगर रिजर्व में। ओके, तो ये है टाइगर हमारा नेशनल एनिमल। ओके, अब हम जानने की कोशिश करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और रीफॉरेस्टेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। रीफॉरेस्टेशन, ओके, ये डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप लोग क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।